ठीक है। चैप्टर नंबर सेकंड है और चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है भाई गुडविल। ठीक है। इसमें क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भैया आपको यहाँ पे 3.45 आर्ट्स लगने वाले हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे 50 दिखेंगे। ठीक है। तो बोर्ड से पहले आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। इतने टाइम पर 50 क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है। जब हम इस बुक को पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू नो अबाउट, पहला मीनिंग एंड फीचर ऑफ गुडविल, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और उसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट। ठीक है। तो जब आप इतना कर लोगे तो आपको ये 3 चीज़ें पता चल जाएंगी। पहली कौन सी पता चल जाएगी? मीनिंग एंड फीचर ऑफ गुडविल। दूसरी आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पता चल जाएगा। तीसरा आपको गुडविल एडजस्टमेंट पता चल जाएगी। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, और देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर है तुम्हारे पास कि भैया यहाँ पर कितने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 1 क्या बात बोलता है? ये बोलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, पेज नंबर 33 से स्टार्ट हो जाएगा। और जो टॉपिक नंबर 2 है वो बात किस पे करेगा? मोड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पेज नंबर 36 से। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल को हम समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि भैया ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरीके से होती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। इस क्लास में मैं टॉपिक नंबर 1 का करवाऊंगा और नेक्स्ट में हम टॉपिक नंबर 2 लेके चलेंगे। ठीक है। ठीक है। तो टॉपिक नंबर 1 क्या बात बोलता है? ये कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल के बारे में बोलता है। हम यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया गुडविल की मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, फीचर क्या है और फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, और उसका हम क्या देखने वाले? क्लासिफिकेशन। 1 नंबर में यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो रिवीजन नोट्स को यहाँ पर ध्यान से देख के चलना भाई। सबसे पहले आप यहाँ पर देखना, सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है कि भैया गुडविल की मीनिंग क्या है। लिखा हुआ है कि गुडविल रेफर्स टू द नेम एंड रेपुटेशन अर्न बाय अ बिजनेस फर्म ओवर द ईयर्स थ्रू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। हमने क्लास में ये सब चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं। ठीक है। तो कोई भी पूछ ले भैया गुडविल क्या है, तो हम बोलेंगे, हम सिंपल हम क्या बोल सकते हैं भैया? नेम एंड रेपुटेशन बोल सकते हैं। किसने कमाई है? अर्न किसने करी है भैया? बिजनेस फर्म ने। क्या एकदम से कमा ली? आंसर है नहीं, ओवर द ईयर्स कमाई है। कैसे कमाई है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे के और अपने मैनेजमेंट की एफिशिएंसी से। बस, कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते। अब मैं इसकी अगर डेफिनेशन, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम इसमें हम लगाते नहीं है। दूसरे वाले पे मैं बात करता हूँ कि भैया डेफिनेशन क्या है गुडविल की। तो लिखते हैं गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। किसने दी? लॉर्ड एल्डन ने। द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्शन एंड रेपुटेशन। ये किसने दी? लॉर्ड लिंडन ने। सिंपल। इसको भी हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भैया कि गुडविल का नेचर क्या है। इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझना है। तो कोई भी पूछ ले, 1 नंबर में तुमसे पूछा जा सकता है कि भैया गुडविल क्या है, तो हम बोलेंगे गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, जो मेरे पास काम का है। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट से। क्यों है? तो कहा गया सिंस इट हैज़ अ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट सीन और टच। कोई दिक्कत तो नहीं है? गुडविल क्या है? इसका नेचर पूछा जाएगा तो आप बता दोगे क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। क्यों? क्योंकि क्या इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? आंसर है नहीं भैया नहीं। क्या आप इसको देख सकते हो? आंसर है नहीं। क्या आप इसको छू सकते हो? आंसर है नहीं। बट इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ध्यान से समझो। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट क्या बन सकती है? सुनना ध्यान से। क्या गुडविल आपके पास इंटेंजिबल एसेट से? आप बोलोगे यस। पूछा जा सकता है कि गुडविल फिक्टिशियस है? आप बोलोगे नो। अब उसका रीजन देखो कि फिक्टिशियस एसेट्स क्यों नहीं है। बोलते हैं कि बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट हैव अ वैल्यू वेयर एज गुडविल हैज द वैल्यू इन केस ऑफ अ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। अब फिक्टिशियस एसेट्स में अगर मैं बात करूं तो अगर आपको ध्यान हो, आप जाते थे बैलेंस शीट देखी आपने? हाँ। आपने बैलेंस शीट देखी और बैलेंस शीट के साइड पर, असेट्स वाली साइड पर तुमने यहाँ पर क्या देखा था? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अगर तुमको थोड़ी बहुत बात याद आ रही हो, यहाँ पर हम क्या लिखते थे? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। समझ में आ रहा? आ रहा है? इसको मैं क्या समझाता था? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या इसकी कोई वैल्यू होती है? आंसर है नहीं। आई बात समझ में? तो ये तुम्हारे पास क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स है। तो यहाँ पे जो काम की बात आ रही है वो क्या आ रही है कि गुडविल के नेचर में मैं बोल रहा हूँ क्या गुडविल मेरे पास इंटेंजिबल एसेट्स है? आप बोलोगे हाँ जी। लेकिन क्या वो फिक्टिशियस है? आप बोलोगे नहीं।
क्लियर हो गया। फिक्टिशियस का क्या दिया मैंने एग्जांपल, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं भैया फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। पहला ही क्या आ गया, इंटेंजिबल असेट्स आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो गुडविल क्या है तुम्हारे पास, एक इंटेंजिबल असेट्स है, जैसे कि भैया पेटेंट्स होता है, जैसे कि कॉपीराइट होता है, ये दोनों भी क्या हैं आपके पास इंटेंजिबल असेट्स है। गुडविल भी क्या है तुम्हारे पास इंटेंजिबल असेट्स है, एंड इट इज नॉट अ सब्जेक्ट टू एनी डेप्रिसिएशन। समझ में आया? अगर आप ध्यान दोगे तो भैया जो डेप्रिसिएशन था, अगर आपको 11 क्लास की बात ध्यान हो, अगर आपको 11 क्लास की बात ध्यान हो तो वहाँ पे क्या बताया जाता था कि भैया जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे लगता था, याद आ रहा है? एसेट्स पे नहीं, कौन से में? टेंजेबल असेट्स में। तो जब टेंजेबल असेट्स की जब वैल्यू कम होती थी, गिरती थी, तो मैं उसको क्या बोलता था, डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? और अगर इंटेंजेबल असेट्स की वैल्यू कम होगी तब मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज करता हूँ, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन याद आ रहा है? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भैया हमारे पास जो गुडविल है क्या उसमें डेप्रिसिएशन लगता है? आंसर है नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं होती, क्या होती है, अमोर्टाइजेशन। क्लियर हो गया? पक्का? डेप्रिसिएशन किसके लिए होता है? टेंजिबल के लिए। और गुडविल क्या है, इंटेंजिबल, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्या आएगा, अमोर्टाइजेशन आएगा। क्लियर? सेकेंड वाला पॉइंट देखो क्या बोलता है, फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। सेकेंड वाला बोलता है हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, है ना? अगर किसी फर्म की गुडविल बढ़िया हुई तो भैया उसको मदद मिलेगी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पर। अगर किसी फर्म की गुडविल बढ़िया हुई तो उसको मदद मिलने वाली है कि वो एक्सेस प्रॉफिट कमाएगा। तो गुडविल हेल्प्स इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट बाय गेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर्स। क्लियर हो गया? सिंपल है। yes, आगे थर्ड, फ्लैक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या गुडविल एक जैसी रहती है? आंसर है नहीं भैया, वो बदलती रहती है। द वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस विच कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिंपल है। तो पूछा जाएगा कि भैया जो गुडविल है क्या वो फ्लैक्चुएट होती है टाइम टू टाइम पे? आप बोलोगे भैया बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ गुडविल है, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो किस पे डिपेंड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड है, क्योंकि वो चेंज होते हैं तो गुडविल भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सोना नहीं, ध्यान से सुनना। फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, सोल्ड विद एंटायर बिजनेस ओनली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको मैं रेड कर देता हूं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोलता है, क्या मैं गुडविल को अलग से खरीद बेच सकता हूं? आंसर है नहीं। गुडविल भैया तभी बिकेगी या मैं तभी खरीद पाऊंगा जब भैया पूरा बिजनेस क्या हो रहा होगा, सोल्ड हो रहा होगा। सोल्ड विद एंटायर बिजनेस ओनली। अलग से गुडविल नहीं चलेगी, याद रखना। गुडविल अलग से नहीं चलने वाली है आपके पास, कब, पूरे बिजनेस के साथ ही चलेगी। द वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी रियलाइज ओनली when the entire business is sold subject to one exception, admission और retirement of a partner। देखो ये क्या कहा गया, अगर तुमको ध्यान हो थोड़ा बहुत हमारी क्लास का, तो जब हम एडमिशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम रिटायरमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या हम उस टाइम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे थे? हाँ। आंसर है हाँ। लेकिन ये वाला जो पॉइंट बोलता है, ये वाला पॉइंट जो ध्यान से समझना, जो फोर्थ वाला पॉइंट बोलता है, ये बोलता है कि इसको कुछ आप इस तरीके से समझो जो मैंने आपको क्लास में समझाया था परचेज गुडविल के बारे में। क्लास में मैंने समझाया था कि दो तरीके की गुडविल होती है, उसमें क्या होता है, परचेज गुडविल होता है। मैंने कहा था कि ये हमारे पास एक्स बिजनेस है और ये हमारे पास वाई बिजनेस है। इस एक्स बिजनेस ने क्या करा, इस वाई बिजनेस का बिजनेस पूरा खरीदा। तो जब ये पूरा बिजनेस खरीदेगा तो भैया साथ में क्या होगा, गुडविल भी होगा। अलग से गुडविल के लिए पैसा नहीं दे सकता इसको, ये बात है। क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाऊँ? हाँ सर। अगला है कि हमारे पास वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हमारे पास वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को क्या करते हैं, अफेक्ट करके चलते हैं। द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म आर फॉलोज। पहला वाला, क्या लोकेशन से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। देखो क्या लिखा हुआ, लोकेशन ऑफ अ बिजनेस। व्हेन द बिजनेस इज लोकेटेड एट अ कन्वीनियंट और अ प्रोमिनेंट प्लेस, इट विल हैव अ लार्जर मार्केट शेयर विच इंक्रीजेज द प्रॉफिट एंड गुडविल। समझ में आया? बिजनेस की लोकेशन से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, कंपटीशन से देखो जरा, यहाँ पर कंपटीशन ऑफ बिजनेस। व्हेन द बिजनेस इज फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम डीलर्स ऑफ अ सिमिलर गुड्स, इट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट
ऑन द वैल्यू ऑफ अ गुडविल। मतलब ध्यान से समझना, अगर भैया कोई बिजनेस क्या फेस कर रहा है, कंपटीशन फेस कर रहा है, कि व्हेन द बिजनेस इज फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम डीलर्स ऑफ सिमिलर गुड्स। समझ में आ गया? इतनी नींद क्यों आ रही तुमको? जैसे भैया क्या है, जैसे कोक है, पेप्सी वगैरह, ये सब का सिमिलर गुड्स हैं, अगर इनके बीच में कंपटीशन चलता रहेगा तो इफेक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव नहीं होगा मेरे भाई, नेगेटिव होगा। ये ध्यान दो, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, कॉम्पिटिशन ऑफ बिजनेस में देखो क्या लिखा हुआ है, द व्हेन द बिजनेस इज फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम डीलर्स ऑफ सिमिलर गुड्स। तो भैया इफेक्ट उसका कैसे होने वाला है? नेगेटिव इफेक्ट होगा ऑन द वैल्यू ऑफ गुडविल। अगला थर्ड वाला देखना, टेन्योर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का टेन्योर कितना है? जितना पुराना बिजनेस होगा उतना ज्यादा उसकी गुडविल होगी। एंड ओल्ड बिजनेस इज वेल नोन टू इट्स कस्टमर्स एंड दस विल हैव अ हायर अमाउंट ऑफ गुडविल। कोई दिक्कत तो नहीं, जितना पुराना बिजनेस उतनी ज्यादा उसकी गुडविल। द नंबर ऑफ कस्टमर विल बी मोर इन केस ऑफ ओल्ड बिजनेस। सिंपल है, अगर बिजनेस पुराना होगा तो भैया कस्टमर ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अ न्यू बिजनेस। आगे देखो फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोलता है, तो फोर्थ वाले पॉइंट में ध्यान देना, बोलता है डिग्री ऑफ रिस्क। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द गुडविल ऑफ अ फर्म। व्हेन द रिस्क इन्वॉल्व इज हाई द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस। अगर किसी बिजनेस में तुमको लग रहा है भैया रिस्क क्या है, ज्यादा है, तो उसकी गुडविल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल है। फिर है यहाँ पर भैया फिफ्थ वाला पॉइंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये समझो, the amount of capital invested in business affects the value of goodwill. If two business firm earn the same amount of profit, ध्यान से समझो, इमेजिन करो कितने बिजनेस के बारे में बात हो रही है? दो बिजनेस के बारे में बात हो रही है। और क्या बोल रहे हो कि कैसा प्रॉफिट कमा रहे हैं? सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं। समझ में आया? कितने बिजनेस के बारे में बात हो रही है? दो बिजनेस फर्म के बारे में बात हो रही है। बोल रहे हैं वो क्या कमा रहे हैं? सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो द बिजनेस विल लेसर कैपिटल इन्वेस्टेड विल एंजॉय मोर गुडविल। समझ में आई बात या नहीं आ रही? क्या समझे आप इससे? सर कि जो बिजनेस के मानो कि आपके पास एक बिजनेस एक्स से एक बिजनेस वाई है, ये कमा रहा 50 रुपए, ये कमा रहा 50 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसने 50 रुपए कमाने के लिए 500 रुपए लगाए, इसने 50 रुपए कमाने के लिए 400 रुपए लगाए। मुझे बताओ गुडविल किसकी है, एक्स की या वाई की? वाई की। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आई? आगे हम बात करते हैं किस पे? मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी में। इफ अ बिजनेस इज रन बाय द एफिशिएंट एंड स्किलफुल पीपल, द प्रॉफिट विल कीप बोलो ऑन इंक्रीजिंग, विच ऑल्सो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल। सिंपल है। आगे अब कुछ और पॉइंट है, इसको फटाफट से सिर्फ हम रीड कर रहे हैं। इंपोर्ट license. If the business firm holds an import license, then the goodwill will be more because it will be very difficult for others firm to enter into this market. Simple है। अगला पॉइंट देखना, मोनोपोलिस्टिक। इसमें क्या लिखते हैं? इफ द बिजनेस फर्म इज अ मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब पता है क्या होता है? जहाँ पर सिंगल सेलर होता है। मोनोपोली का मतलब क्या है? जहाँ पर क्या होगा? सिंगल सेलर होगा। तो क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या लिखते हैं? मोनोपोलिस्टिक में क्या लिखते हैं? इफ द बिजनेस फर्म इज इन अ मोनोपोली सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, ही विल एंजॉय मोर प्रॉफिट एज कंपेयर टू अदर्स एंड दस द गुडविल वुड बी मोर। कोई दिक्कत तो नहीं है? मोनोपोली मैंने क्या बताया? जहां पर क्या होगा? सिंगल सेलर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? उसकी गुडविल ज्यादा होगी या फिर कम होगी? ज्यादा होगी। नाइन्थ वाला पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग ट्रेंड। इसमें देखना कि व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फर्म आर इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, then its goodwill would be more. समझ में आ गया? On the other hand, if the profit are decreasing over a period of a time, then the goodwill would be less. तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये। क्या बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो गुडविल भी क्या होगी? बढ़ती रहेगी। प्रॉफिट अगर कम होगा तो गुडविल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कुछ मिसलेनियस फैक्टर्स भी, इसको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। Among the miscellaneous factors it consists of, पहला क्या है? पॉलिटिकल सिचुएशन। भारत में क्या चल रही है, मतलब किसी कंट्री पर क्या चल रही है, क्या वो हमारी गुडविल को अफेक्ट करेगी? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल करेगी। दूसरा, इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। तुम्हें क्या लगता है, क्या इससे फर्क पड़ता होगा? बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, क्या इससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। इंडस्ट्रियल रिलेशन किस तरीके के चल रहे हैं, और पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। सिंपल है। हाँ सर। अब यहाँ से जहाँ से मेरे एग्जाम में आएगा, ये तो हमने पूरी थ्योरी पढ़ी है।
अब ये देखना, ये है भैया क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। मैंने आपको क्लास में समझाया था हमारे पास दो तरीके की गुडविल होती है, एक कौन सी होती है परचेज गुडविल होती है, दूसरी कौन सी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप कर लोगे कि आपके पास कितने तरीके की है गुडविल। आप बोलोगे एक गुडविल कौन सी है भैया परचेज गुडविल है, दूसरी गुडविल कौन सी है भैया सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो परचेज गुडविल के केस में मैंने अभी समझाया था आपको, इट इज द गुडविल विच इज acquired by making a payment. For example, when a business is purchased, the excess of purchase consideration over its net assets is referred to as a purchase goodwill. It is shown on the asset side of the balance sheet. ये समझना जहाँ से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। आप इस तरीके से समझो, मैंने कहा एक मेरे पास ये बिजनेस एक्स है, ये मेरे पास एक बिजनेस वाई है। एक्स ने क्या करा, वाई का बिजनेस परचेस किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं भैया वैल्यूएशन। अगर ये एक्स इस वाई का बिजनेस खरीदना चाहेगा, सबसे पहले क्या करेगा, वैल्यूएशन। यही तो है, यही तो करते हैं। वैल्यूएशन का मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, नेट असेट। समझना, एक्स क्या करना चाह रहा है, वाई का बिजनेस खरीदना चाह रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब क्या निकालेगा, नेट असेट्स। इतनी मेरी बात समझ में आई? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सपोज करते हैं नेट असेट्स हमारे पास क्या आ गया, 100 CR आ गया। कितना आ गया, 100 CR। लेकिन इसने पेमेंट सपोज करते 110 CR की दी। फिर से मैं समझा रहा हूँ, एक्स क्या चाह रहा है कि वो वाई का बिजनेस परचेज करे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेगा, वैल्यूएशन करेगा। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट असेट्स। कितना आया वो, 100 CR आया, लेकिन बात के कितने में बनी, 110 CR। तो ये जो तुमको 10 CR फालतू दिख रहा है, ये जो आपको 10 CR दिख रहा है फालतू, हाँ, ये जो आपको यहाँ पर 10 CR फालतू दिख रहा है, यही क्या है, गुडविल। कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल है। फिर से पढ़ के देखते हैं। इट इज अ गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट असेट। जैसे यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन कितनी थी, ये 100 थी या फिर 110 थी, 100 नहीं थी, 110 थी। 110 तुम्हारे पास ये परचेज कंसिडरेशन है, 110 तुम्हारे पास क्या है, परचेज कंसिडरेशन है। तो तुम बोलोगे भाई ये 100 क्या है, ये मैंने कहा नेट असेट्स है। आ गया समझ में? इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो हम ज़्यादा दे रहे हैं 10 CR, ये क्या हो जाएगा आपके पास, गुडविल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरा पॉइंट जो है 1 नंबर में मुझसे पूछा जा सकता है, परचेज गुडविल को हम अपनी बुक्स पर भी शो करते हैं। इट इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कोई दिक्कत तो नहीं है? परचेज समझ में आ गई आपको? पक्का? हाँ सर। आगे अब हम बात करते हैं, सुनना, नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रही है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आ रही है। कौन सी आ रही है? इस देखो मैंने एक पॉइंट तुमको यहाँ पर ये समझाया था, ये अगर आपको ध्यान हो तो एक था ये टेन्योर ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट था। हाँ। एन ओल्ड बिजनेस इज वेल नोन टू इट्स customers and thus will have a higher amount of goodwill. The number of customer will be more in case of a old business as compared to a new business. ये वाली बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब इसी पॉइंट को जरा ध्यान में लेके समझना कि अगर कोई बिजनेस पुराना होगा तो उसकी गुडविल होगी या नहीं होगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलूंगा। तो इट इज अ इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच arise from a number of characteristics which an ongoing business possess। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से समझना, इस तरीके की गुडविल को हम लोग अपनी बुक्स पर शो नहीं करते। इतनी मेरी बात समझ में आई? क्या आपको ये वाली बात समझ में आई परचेज गुडविल की? आपको परचेज वाली बात समझ में आ गई और ये सेल्फ जनरेटेड वाली बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब ये समझो आगे, लास्ट है, एज पर AS 26। याद रखना, 1 नंबर पे MCQ पर आपसे पूछा जा सकता है गुडविल का। याद रखना AS कौन सा है, आप बोलोगे 26 है, याद रखना, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भाई कौन सा है, आप बोलोगे 26 है, और ये किसका है, इंटेंजिबल असेट्स का है। समझ में आ गया? AS 26 किसका है, इंटेंजिबल असेट्स का। जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट वगैरह थे, तो वैसे ही ध्यान से समझना गुडविल का कौन सा है, AS 26 है, ठीक है। वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर इट। समझ में आई बात या नहीं आ रही?
पक्का। तो हम कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं? आप बोलोगे हम परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। मैं पूछूंगा क्या हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं? आंसर है नहीं। ऐसा कौन बोल रहा है? क्या मैं बोल रहा हूँ ऐसा? कौन बोल रहा है? AS 26 बोल रहा है। वो क्या बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि हमने कंसिडरेशन पे नहीं करी है, ना ही हमने मनी पर पे करी, और मनी वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर इट। तो ये हमारी पूरी होगी थ्योरी कंप्लीट। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं आगे। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन फटाफट से देख के चलते हैं। देख सुनना, देखो 1 नंबर पे क्या पूछा गया? ISC स्पेसिमेन 2023 का है। क्या पूछते हैं ये? बोलते हैं गिव एनी वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नॉन परचेज गुडविल। अगर मैं बात करूँ नॉन परचेज गुडविल कौन सी होती है सर? जिसकी हमने कोई मनी ट्रांजैक्शन, क्या नाम था उसका? मैंने क्या बताया था अभी? ये इनहेरेंट गुडविल। नॉन परचेज गुडविल तो हमारा ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल आया समझ में? देखो क्या लिखा हुआ, इनहेरेंट गुडविल और नॉन परचेज गुडविल इज द बेस्ट टू हैव बिकॉज इट कॉस्ट नथिंग एंड अ फर्म कैन गेन अ लॉट फ्रॉम इट। समझ में आ गया? क्या हमने इसके लिए कुछ पे करा? नहीं। आंसर है नहीं। हम किसके लिए पे करते हैं? परचेज गुडविल। हम कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं? परचेज गुडविल। सिंपल। पहला समझ में आ गया। दूसरा वाला, व्हाई इज गुडविल कंसिडर्ड टू बी एन इंटेंजिबल असेट्स एंड नॉट अ फिक्टिशियस असेट्स? ISC 2020 में पूछा गया। बताओ। गुडविल हैज वैल्यू whereas fictitious assets don't have value। बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब। तुमने कहा कि भैया हमारे पास जो गुडविल है उसकी हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यूएशन का कर सकते हैं, लेकिन फिक्टिशियस असेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। बहुत सही जवाब। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लिखते हैं कि फिक्टिशियस असेट डू नॉट हैव अ रियलाइज्ड वैल्यू एंड सिंस गुडविल हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू एंड क्या लिखा हुआ? एंड बी सोल्ड एंड परचेज, इट इज नॉट टू बी अ फिक्टिशियस असेट्स। क्लियर हो गया? हाँ। गुडविल क्या है आपके पास? इंटेंजिबल असेट्स है बिकॉज इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज इट कैन नॉट बी सीन और टच। कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जामिनर ने क्या बोला ये भी फटाफट से पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है? मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स वर क्लियर इन दियर आंसर अबाउट गुडविल नॉट बीइंग अ फिक्टिशियस असेट्स as it has a realizable value. Some candidates however wrote only its property that it has no physical existence. तो इस चीज का ध्यान में रखना। हाँ। इस बुक की एक खास बात है। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? पक्का? चलिए आंसरिंग टिप भी देख लेते हैं। तो क्या वो बोल रहे हो? लर्न द मीनिंग ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन द इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट। ये आपको देख लेना है, आपके पास होमवर्क है। क्लियर हो गया? कर लेना भाई इसको। आपको मीनिंग देखनी है और डिफरेंसेस देखना है किस किस के बीच में, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स के बीच में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ रखा है, मेंशन एनी 2 सर्कमस्टांसेस व्हेन देयर इज अ नीड टू रिवैल्यू गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ISC 2019 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत बढ़िया। तो देखो रिटायरमेंट के टाइम पर होता है, तुम बोलोगे भैया बिल्कुल, है ना? एडमिशन के टाइम पर, हाँ जी। रिटायरमेंट के टाइम पर, बिल्कुल। डेथ ऑफ अ पार्टनर, बिल्कुल। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, बिल्कुल। अगर हम फर्म को बेच रहे हैं, बिल्कुल। एक वर्ड आ रहा है अमलगमेशन। अमलगमेशन को आप कुछ इस तरीके समझो, एक फर्म ए है और फर्म बी है, आपस में दोनों मिल गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म। और पार्टनरशिप विल कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। तो इसमें से कोई भी 2 याद कर लेना। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। बोलो। Admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, change in profit sharing ratio amongst the partners, sale of the firm, amalgamation of 2 or more firms, or partnership firm converted into a company. कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो ये भी कब आ रखा तुम्हारे पास? ISC 2019 में। ठीक है, 2 ही लिखने हैं तुमको। तो 4th में देखते देखो क्या आ रखा है, राइट डाउन द फीचर्स 2 फीचर्स ऑफ गुडविल। ये तो हमने पढ़ ही लिया। हाँ। इंटेंजिबल असेट्स है और भैया हेल्पफुल है कि जहाँ पे तुम ज्यादा प्रॉफिट कमा लोगे। 5th वाला देखते हैं क्या बोलते हैं कि हाउ डज द नेचर ऑफ अ बिजनेस अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म। क्या बताया था इस पॉइंट में? So nature of the business affect the value of goodwill of a firm because goodwill can go value of a goodwill can increase or decrease depending on the nature and this profits of a business. ठीक है,
और सर और में ये एक्सटर्नल और External इंटरनल और the फैक्टर्स वगैरह factors, होते हैं ना, उससे उनमें चेंज होएगा तो गुडविल पर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो Change हो जाएगा। फिर सिक्स्थ वाला क्या बोलता है ये हम देखते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वाला, हाउ डज द फैक्टर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अफेक्ट द गुडविल ऑफ अ फर्म। तो अगर बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हुआ तो सेल्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सेल्स बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, गुडविल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं नहीं। इतने में, पक्का। टॉपिक नंबर 2 हम नेक्स्ट क्लास पर स्टार्ट करते हैं।